गुड इवनिंग। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं एप्लीकेशन के, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने वायुमंडल के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में मैंने आपको इसका संगठन बता। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी संरचना कैसी है वायुमंडल की। तो देखिएगा, वायुमंडल की संरचना को ज्योग्राफर्सों के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। जो आपका वायुमंडल है, उस वायुमंडल की जो संरचना है, उस संरचना को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पर एक हम संरचना का जो रूप पढ़ते हैं वो भौतिक रूप पढ़ते हैं, भौतिक संरचना वायुमंडल की। और दूसरी जो संरचना का हम रूप पढ़ते हैं वो आपकी रासायनिक संरचना होती है, जिसमें गैसेज की डेंसिटी को देखा जाता है। अब सर कि भौतिक वायुमंडल कैसा है और रासायनिक वायुमंडल कैसा है, फिजिकल आपके स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूँ माय डियर। देखिएगा, आपकी पृथ्वी कुछ इस तरीके की है। ये आपकी पृथ्वी है, यानी अर्थ है। और अर्थ के ऊपर आपको वायु का आवरण मिलेगा। उस वायु के आवरण में आपके ठोस पदार्थ भी होते हैं, आपके गैस पदार्थ, इसके अलावा आपके तरल पदार्थ। इन सभी का घनत्व मिलता है। ठोस पदार्थ के रूप में धूल के कण हो सकते हैं, उल्का पिंड के कण हो सकते हैं, रेत के कण हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। गैस के रूप में आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी विभिन्न प्रकार की गैस होती है। और तरल पदार्थ के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प, वाटर वेपर्स होता है। तो यहाँ पे हम समझे कि सर जो इसका संगठन बना है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो वायु का आवरण है, उस वायु के आवरण में केवल वायु नहीं है, उसमें सर ठोस पदार्थ भी हैं, गैस पदार्थ भी हैं और इसके अलावा तरल पदार्थ भी हैं। तो इतना आपको समझ आया। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर की ओर चलोगे तो यहाँ पर इसकी लेयरें मिलती हैं वायु की। इन वायु की लेयरों को हम वायु मंडल के डिवाइडेशन के रूप में देखते हैं। जो वायु की लेयर मिलती हैं इनको, तो इनको वायुमंडलीय परत कहते हैं। इस प्रकार से ये लेयर मिलती है। अब हम लेयरों को यदि देखें और वायुमंडल को देखें तो यहाँ पर सबसे पास में, पृथ्वी के पास में एक लेयर है जिसका नाम क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर, क्षोभ मंडल से जैसे ही आप ऊपर की ओर चलोगे तो यहाँ पर एक आपको लेयर परत मिलेगी जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर आपको एक लेयर मिलेगी जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपर आपको एक परत मिलेगी जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल के ऊपर जो परत मिलेगी उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। और उसके ऊपर आपके अंतरिक्ष का विस्तार मिलता है। उसी प्रकार रासायनिक संगठन में आपके वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है, लेकिन इसका बेस भौतिक रखा गया है कि वायुमंडल की जो तीन परतें होती हैं उन्हें सममंडल कहा जाता है। तीन परतों के ऊपर जो दो परतें होती हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल, उसे विषम मंडल कहते हैं। यहाँ पर ये केमिकल स्ट्रक्चर है वायुमंडल का।
इतना आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब यहाँ पर आप नोट करिएगा और लिखिएगा डियर। मैंने बताया कि ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर आपके वायु का घनत्व मिलता है, एयर की डेंसिटी मिलती है। जब आप एयर की डेंसिटी को देखोगे तो यहाँ पर ज्योग्राफर्सों के द्वारा और वेरियस साइंटिस्टों के द्वारा पृथ्वी के पास की जो परत है उसको एक नाम दिया गया क्षोभ मंडल। तो सबसे फर्स्ट परत कौन सी है आपके? क्षोभ मंडल। ये फर्स्ट लेयर है। इस फर्स्ट लेयर के ऊपर जो आपको लेयर मिलती है उसका नाम है समताप मंडल। ये आपकी समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर जो आपको परत मिलती है उसे मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपर जो परत है उसका नाम है आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर जो परत है उसका नाम है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि वायुमंडल की भौतिक संरचना को विभिन्न परतों में बांटा गया है और वायुमंडल में 5 परतें मिलती हैं। पृथ्वी के सबसे पास में परत क्षोभ मंडल है और पृथ्वी से सबसे दूर परत बहिर्मंडल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर पर क्षोभ, 2 नंबर पर समताप, 3 नंबर पर मध्य, 4 नंबर पर आयन और 5 नंबर पर बहिर। उसी प्रकार वायुमंडल की रासायनिक संरचना बताई गई है। रासायनिक संरचना में पृथ्वी के पास में जो परत है उसका नाम क्षोभ मंडल है। उसके बाद जैसे ही क्षोभ मंडल से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको मध्य मंडल मिलेगा। मध्य मंडल से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको आयन मंडल मिलेगा और इसके जस्ट ऊपर आपको बहिर्मंडल मिलेगा। बहिर्मंडल के ऊपरी जो भाग है इसे अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपका अंतरिक्ष है, स्पेस, जिसमें आपकी सैटेलाइट होती है। यहां पर भी बहिर्मंडल के ऊपर जो भाग है उसे अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस। तो ज्योग्राफर्सों के द्वारा कुछ इस प्रकार से वायुमंडल का विभाजन किया गया है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सर रासायनिक संरचना के आधार पर भूगोलवेताओं के द्वारा वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया? तो ज्योग्राफर्सों ने रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा है। सबसे जो पृथ्वी के पास का भाग होता है उसे सममंडल कहते हैं। सममंडल की हाइट, ऊंचाई बताई गई है आपके 0 किलोमीटर से लेकर टू 90 किलोमीटर के बीच में। और उसके बाद विषम मंडल की ज्योग्राफर्सों के द्वारा हाइट है, उसका मेजरमेंट किया गया तो 90 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर के बीच में आपका विषम मंडल मिलता है। तो यहां पर आप एक चीज क्लियर कर पाए कि सर जो भौतिक संरचना में पृथ्वी के पास की 3 परतें थी, इन तीनों परतों को
सममंडल कहा जाता है रासायनिक संरचना के आधार पर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सममंडल में उपयुक्त में से कौन सी परत नहीं है, या सममंडल में उपयुक्त में से कौन सी परत है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों परत इसी का ही भाग हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे और क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये आपके विषम मंडल का भाग है। कौन से मंडल का भाग है? विषम मंडल का भाग है। तो यहां पर यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्लियर कर सकते हो। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले हम वायुमंडल की भौतिक संरचना के बारे में देखते हैं। चलिएगा। वायुमंडल की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना में आपके वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया गया है, और जिसमें सबसे पहली जो आपकी फर्स्ट परत है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर नंबर 1 परत आपकी क्षोभ मंडल है। इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अब क्षोभ मंडल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पृथ्वी के सबसे पास में परत है, और इसका सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया या इसका सर्वे किया वो टी जेरेंस डी बोल्ट नाम के भूगोलवेता थे। उन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी, इसके बारे में सबसे पहले बताया था। यहां पर बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, क्योंकि इस मंडल में सबसे ज्यादा आपके रेत के कण, धूल के कण और यहां पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यहां पर क्लाउड्स भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें परिवर्तन आपके वेदर मतलब मौसम के परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, यानी वेदर एंड क्लाइमेट चेंज आपका यहां पर सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए ज्योग्राफर्सों ने इसे नाम दिया परिवर्तन मंडल। यहां पर आपके वायुमंडल जो आपका ये सबसे पहले जो क्षोभ मंडल सीमा है, ट्रोपोस्फीयर है, इसमें एक पवन चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। आगे के कॉन्सेप्टों में मैं आपको समझाऊंगा। तो जो जेट स्ट्रीम धारा चलती है उसी के आधार पर, जो पवन चलती है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया विक्षोभ मंडल, क्योंकि यहां पर डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इसीलिए यहां पर ये जो क्षोभ मंडल है ये वायुयान के लिए, उड़ने के लिए उपयुक्त दशा इस मंडल में नहीं मानी जाती। यहां पर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर जब आप हीट जनरेट करते हो वायु के अंदर, तो वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तो ऊपर की ओर उठती है तो इस मंडल की लास्ट जो लेयर होती है, जैसे ट्रोपोपाज कहते हैं, वहां पर आपके जेट स्ट्रीम धारा चलती है, जेट स्ट्रीम पवन चलती है। तो यहां तक आते आते ठंडी हो जाती है, तो मतलब गर्म होकर ऊपर उठी और क्षोभ मंडल में आकर ठंडी हो गई, क्योंकि यहां पर तापमान में गिरावट होती है। तो इसीलिए इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कुछ नाम भी हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इसकी खोज या इसका सर्वे
टी जेरेंस डी बोल्ट ने किया था। उसके बाद इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं? इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसे विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये इसके नाम हो गए। जो ये मंडल है आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, इसमें मौसमी और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। कि आपकी धूप खिल रही है, कहीं पर क्लाउड्स बन गए, कहीं पर रेनफॉल हो रहा है, तो ये सब चीजें जो देखी जाती हैं वो इसी मंडल में देखी जाती हैं। तो यहां पर लिखिएगा, इसमें मौसमी एवं जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको पता है कि सर, जैसे मान लो स्थल खंड पर जब हीट जनरेट की जाएगी तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, लेकिन जलीय भाग में यदि हम सोलर रेडिएशन को डालेंगे तो वहां पर जब जैसे ही जल पर ताप लगता है तो वाटर किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो यहां पर जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प बनेगा तो सबसे पहले कौन से मंडल में जाएगा? कि सर सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में जाएगा। तो इस मंडल में आपको पता है कि धूल के कण और जलवाष्प सबसे ज्यादा मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर लिखिएगा, इसमें जलवाष्प एवं धूल कणों की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। एक बार आप नोट कर लीजिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए भैया नोट करिए, आराम से आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे और आगे के आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कर लीजिए आप इसको नोट।
अब आगे चलिएगा, ये बात यहां पर इस मंडल में वायु का सबसे ज्यादा सेकेंद्रण मिलता है एयर का, क्योंकि जब वायु ठंडी होती है तो इसी मंडल में होती है और वायु गर्म होती है तो इसी मंडल में होती है। तो ये यूपी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत में वायु का सेकेंद्रण सबसे ज्यादा मिलता है। तो 75% से 75% से अधिक वायु का सेकेंद्रण आपके इसी मंडल में मिलता है। तो यहां पर आपको लिखना है इस मंडल में 75% से अधिक वायु का संकेंद्रण मिलता है। अब मुझे बताओ कि मौसम और जलवायु जैसी दशाओं का अगर सर्वे करना चाहेंगे मौसम वैज्ञानिक, तो उनके अध्ययन का केंद्र कौन सा मंडल होगा? कि सरक्षोभ मंडल होगा, क्योंकि यहां पर मौसम और जलवायु जैसी जो दशाएं हैं वो सबसे ज्यादा देखने को यहीं पर मिलती हैं। तो यहां पर ये बताया गया है कि मौसम वैज्ञानिकों का अध्ययन केंद्र है। तो यहां पर लिखिएगा यह मंडल मौसम वैज्ञानिकों का अध्ययन केंद्र माना जाता है। तो यहां पर मौसम संबंधी हो या जलवायु संबंधी हो, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो इसी मंडल में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। एक हम आपको एक बात बताते हैं कि जैसे सपोज करना ग्रीष्म काल और शीतकाल की तुलना करके आप जब आपका विंटर सीजन आता है तो विंटर में आप देखते हो कि आपके वायुमंडल में जो आपके क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स पृथ्वी के पास में आ जाते हैं। स्मॉग के रूप में लगा लो, फॉग के रूप में लगा लो। जब स्मॉग और फॉग का इफेक्ट पड़ता है वायुमंडल में तो वायुमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। लेकिन उसकी तुलना यदि आप ग्रीष्म काल से करके देखोगे तो ग्रीष्म काल में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रीष्म काल में वायुमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, शीतकाल में वायुमंडल की ऊंचाई में कमी हो जाती है। क्योंकि ग्रीष्म काल में वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी होती है, इसलिए उसकी ऊंचाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन शीतकाल में वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए उसकी जो हाइट है वो हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी बात को आप समझे? तो यहां पर ना ग्रीष्म काल में वायुमंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है तथा शीतकाल में वायुमंडल की
ऊंचाई में कमी होती है। अब वायुमंडल का अर्थ क्या है? क्षोभ मंडल। कि क्षोभ मंडल की जो हाइट है उस हाइट में हाइट डिक्रीज कब होती है? आपके विंटर सीजन में, और इंक्रीज कब होगी? आपके समर सीजन में। क्लियर यहां तक? आगे चलें, देखिएगा। अब हम आपको मेन कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। यह आपकी अर्थ है, पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर आपकी लेयरें हैं, और लेयर कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप ऊपर चलोगे तो यहां पर पृथ्वी के चारों ओर आपको इस प्रकार से वायुमंडल मिलेगा, और यह क्षोभ मंडल की लास्ट सीमा है। यहां पर आपकी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से आपको पता है कि इक्वेटर है। अब ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि यदि आप इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर है, और यहां पर आपका पोल है, पोलर रीजन। ये इक्वेटर रीजन भूमध्य क्षेत्र, और ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है। यहां पर यह बताया गया कि इस पूरे जो मंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है, ये पूरा भाग बेसिकली आपका कौन सा है? कि सर ये क्षोभ मंडल है। ये तो आप क्लियरली समझ गए ना, ये पूरा आपका क्षोभ मंडल है। और ये क्षोभ मंडल की लास्ट सीमा को क्या कहा जाता है? इसे ट्रोपोपाज कहते हैं। इस ट्रोपोपाज की खोज की थी नेपियर शॉ ने। किसने की थी? नेपियर शॉ। नेपियर शॉ ने इसका सर्वे किया, और इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था कि भाई क्षोभ मंडल की जो अंतिम सीमा है उसका नाम क्या है? आपके ट्रोपोपाज है। ये एक संक्रमण क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल को आपके समताप मंडल से अलग करता है। क्षोभ मंडल को किससे अलग करता है? समताप मंडल से अलग करता है। मेरी बात को आप समझे? अब जैसे ही आप इस इक्वेटर से चलोगे क्षोभ मंडल की ओर, तो यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इक्वेटर से अगर आप क्षोभ मंडल की ओर चले तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? यहां पर इसकी हाइट कितनी है इक्वेटर से? तो इक्वेटर से ज्योग्राफर्स बताते कि 18 किलोमीटर इसकी हाइट है। लेकिन यदि आप पोलर रीजन से आप ट्रोपोपाज की तरफ चलोगे, क्योंकि अंतिम सीमा है क्षोभ मंडल की, तो यहां पर ट्रोपोस्फीयर से जब आप ट्रोपोपाज की ओर चलोगे तो निश्चित तौर पे इसकी हाइट कम मिलेगी। तो इसकी हाइट कितनी बताई गई है ज्योग्राफर्सों के द्वारा? बताइएगा आप मुझे कि यहां पर आप पोलर रीजन से यदि आप ट्रोपोपाज की तरफ चलोगे तो यहां पर बताते कि 8 से 10 किलोमीटर इसकी हाइट है। तो फिर क्षोभ मंडल की एवरेज हाइट कितनी है भाई? औसत ऊंचाई कितनी होगी इसकी? तो यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि सर इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल की एवरेज हाइट कितनी है? 14 किलोमीटर। लेकिन यहां पर एक क्लाइमेटोलॉजी में आपको बताया गया है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से या पोलर रीजन से वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाते हो तो वहां पर आपके तापमान में गिरावट होती है। अब तापमान की ऊंचाई के साथ तापमान की जो गिरावट जो दर होती है उसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं कि जैसे ही आप ऊंचाई के साथ, यहां पर लिखिएगा, ऊंचाई के साथ
तापमान की गिरावट दर को सामान्य तापहास दर या पतन दर कहते हैं। अब सर इसकी रेट क्या है, किस रेट से टेम्परेचर गिरता है, किस रेट से इसका तापमान कम होता है। तो यहां पर ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि यदि आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो टेम्परेचर 1 सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और यदि आप 1000 फीट 1000 की हाइट पर जाते हो तो यहां पर टेम्परेचर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब फिट में आपके फ़ारेनहाइट में इसका मेजरमेंट जो वो होता है पॉइंट, वो आपका फ़ारेनहाइट होता है। और इसका जो मीटर का जो मेजरमेंट करते हैं हम मापन टेम्परेचर का, वो सेल्सियस में करते हैं। और फिट में जो मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है टेम्परेचर का, वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। लेकिन उसी प्रकार से बताया गया ज्योग्राफर्सों के द्वारा कि यदि आप 1000 मीटर की हाइट पर जाते हो तो इसके गिरावट की जो दर होती है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यहां पर आप एक बात सोच सकते हो कि सर पर्टिकुलर अगर हम वायुमंडल में ऊपरी परतों में जाते हैं तो तापमान की गिरावट दर समान नहीं होती, मतलब अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके किसी 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान ज्यादा गिर रहा हो, लेकिन आगे आने वाली 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान हो सकता है कम गिरावट हो रही हो। तो यहां पर जो गिरावट की जो दर रहेगी, डिक्रीज जो रेट रहेगी टेम्परेचर की, वो आपके सिमिलर नहीं होती है, यानी समान नहीं होती है। अभी तक यदि आपने नहीं समझा है तो इसको निश्चित तौर पे अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि ऊंचाई के साथ तापमान की गिरावट दर को सामान्य तापहास दर या पतन दर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, इधर से ये आ गया है, ये पूछ लिया है। इसकी खोज सर्वे किसने किया था? नेपियर साहा ने किया था। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इस क्षोभ मंडल जो आपका ट्रोपोपाज है या क्षोभ सीमा है, इस क्षोभ सीमा में परिवर्तन देखा जाता है। और किसके कारण? जेट प्रवाह के कारण, जेट ड्रिफ्ट के कारण यहां पर जो आपकी क्षोभ सीमा होती है इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके मतलब कि इसका फिक्स वो नहीं रहता। अब यहां पर तापमान जैसे गिर रहा है तो ये किस रेट से गिर रहा है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा ये भी बता देता हूं साथ के साथ में। अगर आप इक्वेटर से आप क्षोभ सीमा की ओर चलते हो तो यहां पर तापमान गिरकर, और तापमान कितना हो जाता है? -80 सेल्सियस हो जाता है। अगर आप भूमध्य रेखा से, मेरी बात को सुनना, अगर आप भूमध्य रेखा से आप ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा तक पहुंचोगे तो तापमान तो गिर रहा है, लेकिन गिरकर क्षोभ सीमा में कितना हो जाता है? -80 सेल्सियस हो जाता है। लेकिन वही स्थिति अगर हम पोलर रीजन से और क्षोभ सीमा की देखते हैं तो सर यहां पर इसकी ये कितना गिर जाएगा तापमान? भाई कितना कम हो जाएगा? तो यहां पर तापमान हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। सर इसका ज्यादा क्यों गिरा? भाई भूमध्य रेखा से, क्योंकि भूमध्य रेखा से क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज्यादा है, और जहां की ऊंचाई ज्यादा होगी वहां का तापमान में ज्यादा गिरावट होगी। और पोलर रीजन से और आपके ट्रोपोपाज रीजन है, इसकी ऊंचाई कम है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी बताई है मैंने आपको? 8 से 10 किलोमीटर के बीच में। तो इसकी ऊंचाई कम होने के कारण यहां पर तापमान में कम गिरावट हुई।
ये क्वेश्चन आ चुका है, ये लैब असिस्टेंट में आ चुका है और ये यूपी पीजीटी में और ये आरपीएससी का भी क्वेश्चन बन चुका है। क्लियरली मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आपको समझ आया कि सर इधर ये रेट से गिरता है, यहां पर यदि हम भूमध्य रेखा से चलेंगे क्षोभ मंडल की ओर, और लास्ट जो क्षोभ मंडल की सीमा है उसे ट्रोपोपाज कहते हैं, और यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों से चलेंगे तो यहां पर इतना गिरेगा क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। तो क्या मेरी बात को आप समझ पाए? हंसा लिख रही है गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग। संध्या का भी स्वागत है और सभी जितने भी स्टूडेंट हैं एप्लीकेशन के, आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, तो यहां तक मैंने आपको ये समझाया, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए करिए नोट। हाँ भाई, संध्या क्या लिख रही है? हंसा, इसका टाइम कर दिया है शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ठीक है? चलो, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब क्या होता है कि ये जो आपके ट्रोपोपाज है, इसे हिंदी में क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ये आपकी क्षोभ सीमा है। तो यहां पर एक पवन चलती है, उस पवन को जेट प्रवाह कहा जाता है। आगे जाके आप इसके बारे में समझोगे कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर एक पवन चलती है, उस पवन को जेट प्रवाह कहते हैं। तो जब जेट प्रवाह के कारण इसकी जो परिवर्तन की जो मतलब इसकी जो सीमा, जैसे इसकी ऊंचाई होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, और इसमें जो परिवर्तन होता है इसीलिए इसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं इस मंडल को। तो यहां पर लिखिएगा, एक छत का काम कर रहा है ये पूरे जो आपका क्षोभ मंडल है। इस क्षोभ मंडल के ऊपर जो सीमा है, ये क्षोभ सीमा, ये एक मकान की छत का कार्य कर रही है। तो यहां पर आप लिखिएगा जेट प्रवाह के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई में परिवर्तन होता है। इसलिए मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। और आपके मौसम परिवर्तन की जो छत है उसका नाम क्या है?
क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज, मौसम परिवर्तन की जो छत है उस छत का नाम क्या है? क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज के नाम से इसे जाना जाता है। मेरी बात को आप समझे होंगे। अब चलिएगा, इस मंडल के बारे में अभी तक चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या सेट का एग्जाम हो या पीजीटी या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उन सभी में जो क्वेश्चन बने हैं वो इसी कॉन्सेप्ट में से बने हैं। मतलब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। तो फर्स्ट हमने भौतिक, मैंने आपको बताया था कि भौतिक जो संरचना है उसमें हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली। अब सेकंड लेयर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर 2, जिसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। अब यहां पर इसके बारे में आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिएगा डियर, ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से आपके इक्वेटर गुजर रही है। यहां पर ज्योग्राफर्सों के द्वारा उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और पृथ्वी के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर चलोगे तो यहां पर आपको एक लेयर मिलेगी। वो कुछ इस तरीके की लेयर मिलती है और ये पूरा एक मंडल है। उस मंडल का नाम आप सभी जानते हो सर, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल के ऊपर की ओर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको एक मंडल और मिलेगा और इसके ऊपर और जब आप जाओगे तो यहां पर आपको इसकी अंतिम सीमा मिलेगी। क्या मिलेगी? इसकी अंतिम सीमा मिलेगी यहां पर। और यहां पर जो आपकी अंतिम सीमा है इसे स्ट्रेटोपाज के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपाज कहते हैं। अब जैसे ही आप ऊपर चले तो यहां पर आपको पता है कि सर ये जो हमारा मंडल है इसका नाम क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल की जो अंतिम सीमा है उसे ट्रोपोपाज कहते हैं, क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर जो आपका मंडल है इसका नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं समताप मंडल। लेकिन समताप मंडल में कहानी ये है कि यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है, तो ये समताप मंडल का ही भाग है। लेकिन समताप मंडल के बीच में जो ये मंडल मिल रहा है इसका नाम है ओजोन मंडल। तो ये गर्म मंडल है। क्या है? ये गर्म मंडल है। और इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको कौन सा मंडल देखने को मिलेगा? समताप मंडल मिलेगा। और ये समताप मंडल की अंतिम सीमा है जिसे स्ट्रेटो, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है स्ट्रेटोपाज। ये आपकी स्ट्रेटोपाज है, यानी अंतिम सीमा है इसकी। अब अर्थ से आप ऊपर की ओर चले, जैसे ही आप ऊपर की ओर चले
तो यहां तक कि इसकी हाइट का आपको पता लग गया सर, इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी बताई थी मैंने आपको, 18 किलोमीटर। अब यहां पर तापमान में क्या होता है, टेम्परेचर में यहां पर सर गिरावट होती है, तो यहां पर तापमान गिर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये जो अंतिम सीमा है क्षोभ मंडल की, इसका नाम है ट्रोपोपाज, और ट्रोपोपाज से जस्ट आप ऊपर की तरफ चलोगे तो यहां पर आपको, ये तो हो गया आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर ये हो गया आपका समताप मंडल, और यहां पर जो ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये गर्म मंडल है और इसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। और ओजोन मंडल के ऊपर भी आपका समताप मंडल है, क्योंकि ओजोन मंडल का विस्तार मिलता है 20 किलोमीटर से लेकर और आपके 35 किलोमीटर तक, और बेसिकली जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक है। स्ट्रेटोस्फीयर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंशन किसका मिलता है, आपके समताप मंडल का। तो इस समताप मंडल के अंदर ही आपका ओजोन मंडल है। बेसिकली क्या है, यहां तक टेम्परेचर गिरा और टेम्परेचर गिर के -80 सेल्सियस हो गया। हम इक्वेटर से बात कर रहे हैं पूरी, कहां से, इक्वेटर से। तो 80 सेल्सियस के बाद अब यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर प्लस होता है, मतलब तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ते बढ़ते आपके इस मंडल में पहुंचते पहुंचते ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ तो 80 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर चले वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि हुई। सर इसके वृद्धि का क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वृद्धि होती है? तो डियर, इसके वृद्धि का कारण ये है कि आपको पता है कि सर सन है, सूर्य, और सूर्य के अंदर से रेडिएशन निकलता है, ये आपका सूर्य है, और सूर्य के अंदर से जो आपका सूर्य है उसके अंदर से सोलर रेडिएशन निकलता है। ये सोलर रेडिएशन इस प्रकार से गुजरता है। तो यहां पर बताया गया है कि जो ओजोन मंडल है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, ये ओजोन मंडल क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट जो तरंगें होती हैं उन तरंगों का अवशोषण करता है। तो यहां पर एक बात आपको समझ आ गई कि ओजोन मंडल सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। और जब अवशोषण करेगा, सूर्य से सन रेडिएशन का अवशोषण करेगा, तो इसका तापमान हाई रहेगा। तो 20 से और 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल का तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर लिखिएगा, इस कारण 20 से 35 किलोमीटर की
ऊंचाई पर समताप मंडल का तापमान बहुत ज्यादा होता है। और ये जो अवशोषण करता है ये आपके वेरी स्मॉल रेडिएशन वाली वेव्स का अवशोषण करता है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं उनका अवशोषण करता है। अब यहां पर ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि इस मंडल में ओजोन परत का क्षय हो रहा था लगातार। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा ओजोन जो गैस बताई थी उसमें बता दिया था। तो यहां पर ओजोन मंडल में ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस इन किरणों का अवशोषण करती है, लेकिन पृथ्वी पर मानव के द्वारा CFC कार्बन का अत्यधिक उपयोग किया गया। CFC गैस जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो इस CFC जो गैस है, CFC जो गैस है, इस गैस का अधिक उपयोग हुआ। क्या हुआ? अधिक उपयोग हुआ। और यह अधिक उपयोग किसके द्वारा किया गया? मानव के द्वारा। जब इस गैस का अधिक उपयोग हुआ, अब आप मेरे से पूछोगे कि सर किस में उपयोग हुआ? तो यहां पर याद रखना, शीतलन केंद्रों में, शीतलन केंद्र। अब यहां पर रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर इनमें अत्यधिक उपयोग किया गया, क्योंकि इनमें शीतलन करने के लिए जो गैस मतलब मशीन में डाली जाती थी वो CFC होती थी। CFC का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम। तो इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। इसका अत्यधिक उपयोग होने से इसने, जैसे इसका उपयोग होता था तो ये यहां पर दो प्रकार के अवयव का निर्माण करती थी, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। तो यहां पर दो प्रकार की गैस निकलती थी इससे, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। ये दोनों गैसें किससे क्रिया करती थी? ओजोन मंडल में जो ओजोन गैस है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन किससे क्रिया करेगी? O3 से क्रिया करती थी। और O3 से क्रिया करने के बाद यहां पर ये क्या करती थी कि O3 से क्रिया करके और यहां पर O3 गैस यानी ओजोन गैस का क्षय करती थी। O3 का क्या हो रहा था? क्षय हो रहा था। अब समझिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज शीतलन केंद्रों में किया, और बड़े स्तर पर जब शीतलन केंद्रों में किया तो यहां पर इसने दो गैस उत्पन्न की, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये दो अवयव बने। ये अवयव आपके वायुमंडल में पहुंचकर O3 के साथ क्रिया करते थे, यानी इस मंडल में जो स्थित है, इस मंडल में जो O3 गैस है, यानी आपके कौन सी गैस? ओजोन गैस है, इसके साथ क्रिया, और ये ओजोन गैस का क्षय करते थे। अब इस क्षय होने से आपके ओजोन मंडल का लगातार क्षय हो रहा था। तो ओजोन मंडल का जब क्षय होगा तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, उनका अवशोषण नहीं हो पाएगा। और जब वो पराबैंगनी किरणें आपके पृथ्वी पर आएंगी तो मानव जाति
मानव प्रजाति, जीव जंतु प्रजाति, इनको भयंकर नुकसान पहुंचाएंगी। तो यहां पर वैश्विक चिंता हुई और इसकी खोज की गई कि भाई ओजोन में कहां पर छिद्र हो रहा है। तो अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है वहां पर डिस्कवरी किया गया, तो वहां पर एक विशाल हॉल मिला ओजोन मंडल में। तो उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि ये CFC जो गैस है, जब क्लोरीन और ब्रोमीन अवयव जब O3 के साथ क्रिया करते हैं तो माय डियर यहां पर एक बादल का निर्माण होता है इस मंडल में। उस बादल को किस नाम से जाना जाता है? जिसे मुक्ताब मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ताब मेघ के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर लिखिएगा ओजोन मंडल में मुक्ताब मेघ मदर्स ऑफ पर्ल क्लाउड, या इन्हें कहते हैं नेक्रियस क्लाउड। का निर्माण होता है। जैसे ही वहां पर क्रिया होगी तो वहां पर इन बादलों का निर्माण होगा। अब निर्माण होने का रीजन क्या बताया, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि CFC गैस अधिक उपयोग शीतलन केंद्रों में, वहां पर गैस उत्पन्न हुई, अवयव उत्पन्न बने, क्लोरीन और ब्रोमीन ये क्रिया करते हैं वायुमंडल में O3 से, O3 का क्षय होता है और क्षय होने के बाद आपके कौन से बादलों का निर्माण होता है? मुक्ताब मेघ या नेक्रियस क्लाउड या मदर्स ऑफ क्लाउड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो यहां पर लिख लीजिए इसे। चलो भाई नोट कर लो, करिएगा नोट, फिर आगे चलते हैं। ये आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो। अब देखो माय डियर, यहां से आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि सर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले आपके ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों स्फीयरों की जो खोज की थी वो आपके टीजेरेंस डी बोर्ट ने की थी। एक बात और बता देता हूं कि ओजोन मंडल में वायुयान नहीं उड़ सकते और नहीं इसके ऊपर उड़ सकते हैं।
तो फिर वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं? तो 18 किलोमीटर से लेकर और 20 किलोमीटर तक की जो हाइट है, इस हाइट में आपके एरोप्लेन्स उड़ते हैं, याद रखना। तो वायुयान के उड़ान के लिए उपयुक्त जो समताप मंडल की परत है वो निचली परत मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? निचली परत। तो ये भी आप नोट कर लेना, 2 पॉइंट नोट करना, यहां पर लिखना नोट डाल के। समताप मंडल की खोज टी जेरेंस डी बोल्ट ने की थी। किसने की थी? टी जेरेंस डी बोल्ट ने की थी। क्लियर हो गया? स्वागत है डियर, आपका स्वागत है। चलिए, टी जेरेंस डी बोल्ट ने की थी। आगे इसमें लिखिएगा, तथा वायुयान के उड़ान के लिए समताप मंडल की उपयुक्त परत निचली है। वायुयान उड़ान के लिए समताप मंडल की उपयुक्त परत निचली है। निचली परत में उड़ान भरते हैं वायुयान। और आगे इसमें लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, डेली क्लास होगी अब आपकी 4 से और 5:30 बजे तक। ठीक है, आज किसी कारणवश लेट हो गया था, थोड़ा क्लास थी इस वजह से। क्लियर हो गया यहां तक? आगे लिखिएगा, इस मंडल में क्या धूलकण होते हैं क्या? नो, इस मंडल में न धूलकण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, नहीं आपके क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। क्लाउड्स अनुपस्थित होते, केवल ये यहां पर मुक्ताब मेघ का निर्माण होता है। और उसका क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर वाटर वेपर्स नहीं होता, जलवाष्प नहीं होता। तो यहां पर लिखिएगा, इस मंडल में धूलकण, जलवाष्प एवं बादलों की अनुपस्थिति होती है। इस मंडल में धूलकण, जलवाष्प एवं बादलों की अनुपस्थिति होती है। केवल मुक्ताब मेघ को छोड़कर, मुक्ताब मेघ को छोड़कर, यानी मदर्स ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स को छोड़कर। ठीक है, बाकी का जो हम डिस्कस करेंगे वो कल की क्लास में आपके साथ करेंगे। कल जो अपन अगली लेयर को समझने वाले हैं, नंबर 3 आप नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल, और मध्यमंडल को आप क्या कहोगे? मेसोस्फीयर। ये हम आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर, धन्यवाद।